आज ज़रा बात करते हैं हमारे आपसी रिलेशनशिप्स की। यानी कई दफ़ा आप देखेंगे कि लोग बड़े ज़ोम में होते हैं, लोगों को लगता है कि अगर उनके पास उनके हामी मौजूद हैं तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। यानी ताकत सिर्फ़ और सिर्फ वो नहीं होती जो आप ख़ुद एक्सरसाइज कर पाएँ या आपके पास वसाइल हो, आपके पास रसूख हो। इस बात का भी ज़ोम कई लोगों को होता है कि दे आर लाइक, दे आर फेवरेट्स। अभी हवा इस रुख पे चल रही है कि उनके सब हामी हैं। तो यानी इन अदर वर्ड्स किसी और की हिमायत पर अगर आप बलबूता किए हुए हैं और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, सो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ये हर घर की कहानी है। फेवरेटिज्म इज़ अ रियलिटी। ऑफ कोर्स ये ऑफिसेज़ में भी हम देखते हैं कि अगर आप मंजूर नज़र हैं, इस वक्त आप एक ऐसे टैलेंट या रिसोर्स समझे जाते हैं विच इज़ इंडिस्पेंसिबल, तो आपकी कई सही और गलत बातों को माना जाएगा। ऑन द अदर हैंड फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि अगर किसी का असर रसूख है, कोई कमाऊ पूत है या बर्थ ऑर्डर की वजह से कोई फेवरेट है, तो अक्सर उसकी हर बात को, गलत बात को भी हाँ कहा जाता है, एंड दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। उनकी वजह से जो दूसरे लोग पावरलेस महसूस करते हैं, उनकी ज़िंदगियों पे, उनकी पर्सनालिटीज़ पे जो असर पड़ रहा है, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस इट। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा अनम अली, जो कि एक माइंड साइंसेस काउंसलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का अनम। इसके अलावा डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसी तरह के मौज़ूआत पे आपकी रहनुमाई करते हैं, मुख्तलिफ कंटेंट बनाते हैं। शुक्रिया डॉक्टर आरिफ फॉर बीइंग हियर विद अस एज वेल। अनम, अगर सबसे पहले आपसे शुरुआत करूं, आपके ख्याल में ये बड़ा अहम है कि इस बात का अहाता किया जाए, इस बात को डिफ़ाइन किया जाए कि असल पावर, असल इन्फ्लुएंस हम किसे कहते हैं। यानी कई दफ़ा कई लोगों का गुमान होता है कि वो बहुत पावरफुल हैं और वो तकिया किए हुए होते हैं दूसरे लोगों की सपोर्ट पे। ये सपोर्ट कब तक आपके साथ है, कितना इस पे रिलाई करना चाहिए? व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डेफिनेशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस? शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इतना अच्छा टॉपिक आज चूज़ किया, बिकॉज़ इसकी वजह ये है कि ये वाला जो बिहेवियर है ना, ये हमें हर दूसरे शख्स में नज़र आता है। जैसे आपने कहा, चाहे आप काम पे हों, चाहे आप घर पर हों। एक छोटी सी लाइन मुझे जब भी ये वाली बात आती है ना, मेरे जहन में आती है कि हमेशा पावर जो है वो आपको एम्पावर करने के लिए, उसको सही अंदाज़ में अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो बड़ा वो अच्छा रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। इसकी 2-3 वजूहात जो मुझे महसूस होती हैं सिद्रा, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी ऐसे शख्स के पास पावर आ गई है, अब वो किसी वजह से भी आ गई है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो शोहरत है, चाहे वो कोई और रीज़न है, जिसका कैरेक्टर जो है वो अपने आप में ख़ासा वीक है, यानी उसके बिहेवियर्स में ज़्यादातर नेगेटिव ट्रेट्स हैं। अब अगर ऐसे शख्स को या ऐसे इंसान को पावर मिलेगी, तो आसपास के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि उस शख्स से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पावर को एम्पावरमेंट के लिए यूज़ नहीं करेगा या करेगी, बल्कि उसकी पूरी कोशिश होगी कि जितना भी मेरे पास टाइम है उस पावर को मैं अवेल कर सकूँ, वो मैं करूँ। लेकिन उसका एक चीज़ और भी मुझे नज़र आती है कि ये चीज़ बहुत टेम्प्रेरी बेसिस पे होती है। कई बार तो हम ऐसा भी देखते हैं कि वो लोग जो बहुत शोखी में आकर और बहुत पावर में आकर बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, और आसपास के लोग भी उनकी पावर की वजह से सही गलत कुछ नहीं देख रहे होते। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़े ही टाइम के बाद वो सारी पावर जो है वो उनकी नज़र आ जाती है सामने से। सो कई दफ़ा ना ऐसा भी मुझे लगता है कि जब हम बिहेवियरल एजुकेशन की भी बात करते हैं, एक शख्स का कैरेक्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी पावर मिलने पर। अगर उसकी शख्सियत में कमज़ोरियां हैं तो यकीनन वो अपनी पावर को एम्पावर नहीं करेगा, ना ही अपने लिए ना ही आसपास के लोगों के लिए। हमेशा उसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके आज नहीं तो कल गलत नतीजे। अदम, आपकी जो मैं बात समझ पा रही हूँ कि अगर हम मफादात की बात करें, कई दफ़ा पावर ऑफ इन्फ्लुएंस साथ में कोलैबोरेट करने का नाम है जब आपके मफादात एक होते हैं, जब आप वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करते हैं। इसको अगर हम बैनुल-अक़वामी सतह पे देखें तो आपके पास कई लॉज, कई इंसानी हुकूक की मुख्तलिफ करारदादें मौजूद हैं। आपको पता है कि किसी भी कंट्री के सॉवरन राइट्स क्या हैं, लेकिन जहाँ 4 बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही ताकतवर क़ुव्वतें ये समझती हैं कि वो दे कैन गेट अवे विद इट, यानी वो कुछ ऐसा कर सकती हैं जिसमें वो इन हुकूक की, इन रूल्स की, इन कवानीन की पामाली करें और उन पर कोई चेक ना रखा जाए, तो वो इससे दरेख नहीं करते। जो इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल है, मैं उससे भी जोड़ना चाहूँगी। डॉक्टर आरिफ, अगर ये मैं आपके पास लेके आऊँ, ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ हम देखते हैं कि इज़राइल
क्योंकि उसके पास बैकिंग मौजूद है वेस्टर्न पावर्स की, जिसमें बरतानिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, और बारहा ये पावर्स ये भी कहती हैं कि अमेरिका इज़ इज़राइल, इज़राइल इज़ अमेरिका। तो ये जो उनका गठबंधन है, ये जो बहुत ज़्यादा उनकी क्लोजनेस है, ऑब्वियसली हमें उसके असरात नज़र आते हैं कि मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता के ममालिक के ऊपर जंग को मुसल्लत किया जा रहा है, कवानीन की पामाली की जा रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। क्या इस तरह की सिचुएशंस देरपा होती हैं? क्या ये लॉन्ग टर्म अलायंसेस और कोलैबोरेशंस हैं आपके ख्याल में? गुज़िश्ता 40 बरस में तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसकी कोई एक्सपायरी डेट है क्या? थैंक यू वेरी मच मैडम, आज आप एग्जैक्ट उस टॉपिक के ऊपर आई हैं जो मेरे असल टॉपिक्स होते हैं। थैंक यू। अच्छा, आपने जिस तरफ इशारा किया है, ये ताकत का असूल ही ये है, और ताकत के असूलों को समझने के लिए मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन और सांजू की 3-4 किताबों के नाम भी बता देता हूँ। 48 लॉज ऑफ पावर, 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वार, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और सांजू की आर्ट ऑफ वार। ये ताकत के इन्हीं असूलों के गिर्द किताबें घूमती हैं, और जितने भी इदारे भी बने बैनुल-अक़वामी, आप देख लीजिए कि वो ताकत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने के लिए बने। जैसे यूएन है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस फॉर द राइट्स ऑफ ज़ायंस एंड क्रूसेडर्स। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक मिलके अपने अलाइज बनाते, नेटो फोर्सेज हैं। तो नेटो फोर्सेज किस लिए होती हैं? एक आदमी को, एक मुल्क को तनहा करके उसके ऊपर हमलावर हुआ जाए। इसराइल की बात कर लें, इसराइल के बैक के ऊपर जो ममालिक हैं, उनका सारा फ़लसफ़ा ताकत का देख लें तो वो यही है कि पहले किसी एक मुल्क को निहत्ता किया जाए, उसके अलाइज को उससे दूर किया जाए, उसके बाद उसके ऊपर हमलावर हुआ जाए। अमेरिका की 200 साल की तारीख इस बात की गवाह है, इसराइल की तारीख इस बात की गवाह है कि ये अपने अलाइंस बनाकर अपने दुश्मन को अकेला करते हैं, फिर उसके ऊपर हमलावर होते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो जितने बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं, खा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, ह्यूमन राइट्स के इदारे हों, जब वो इन ताकतवर मुल्कों के मफादात के ख़िलाफ़ एक बयान भी देते हैं तो उनके साथ वही सलूक होता है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस के बारे में अमेरिका ने कहा। इसराइल ने किसी भी एटमी अदम फैलाव के माहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, और जितने भी बैनुल-अक़वामी ममालिक, बैनुल-अक़वामी ताकतें, बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, उन्होंने दम साध लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनके मफाद के लिए बनाए गए हैं, उनकी सैलरीज वहाँ से आती हैं। उन इदारों का वजूद, उनकी बका इसी सूरत में मुमकिन रहेगी कि वो इन ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। अब मौजूदा सूरत हाल में जो आप देख रही हैं, खा वो मामला, पहले आप पाकिस्तान और भारत के मामले को पहले देख लें कि जब तक दुनिया को ये तवक्को थी कि पाकिस्तान मार खाएगा, उस वक्त तक दुनिया ने कहा कि जो मर्जी मामला है, तुम्हारा आपस का मामला है, तुम खुद निपटाओ, हमें इसमें नहीं पड़ना। मगर चंद घंटों में जब उन्होंने रिस्पॉन्स देखा तो पूरी की पूरी दुनिया अमन की माला जपते हुए हमारे पास आई कि इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। करंटली अगर आप फ़लस्तीन का मामला देख लें तो पूरी की पूरी दुनिया फ़लस्तीन के मामले में सिर्फ इसलिए चुप है कि फ़लस्तीन में मौजूद हमास उतना नुकसान नहीं पहुंचा रही इसराइल को जितना इसराइल उसे पहुंचा पा रहा है, तो सारे के सारे चुप हैं। लेकिन अब ईरान के साथ जब मामला चलता है तो ईरान ने भी उनकी तवक्कुआत के बरक्स जब रिस्पॉन्स दिया तो पूरी दुनिया को अमन याद आने लग गया कि भाई अमन सबके लिए ज़रूरी है, लिहाजा हमें मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। बैनुल-अक़वामी ताकतें इन दोनों ममालिक को पुश कर रही हैं कि आप मुज़ाकरात पर आ जाएं। एब्सोल्युटली, ऑल योर पॉइंट्स आर ऑन द पॉइंट। लेकिन अगर इसको एक दूसरे ज़ाविये से भी देखें, और प्रोग्राम में मैं वेलकम करना चाहूँगी हसन अब्बास को, जो कि एक जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन आपकी भी मौजूदगी का, क्योंकि हमने आज के मौजू को इस वक्त पहले थोड़ा वसी करके रीजनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ हम उसको लेके गए। मुझे ये बताइए कि हमेशा हमें एक तसव्वुर पेश किया जाता है, एक थेरी पेश की जाती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम होती है, यानी देयर इज़ अ लॉट ऑफ पावर, एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपके नंबर्स में मौजूद है। लेकिन इस वक्त अगर हम बिलखुसूस बात करें मुसलमानों की, मुसलमान और मुसलमान ममालिक ताकत के अगर हम हवाला देते हैं रिसोर्सेज की, तो ऐसा नहीं है कि अमारत में कम है, उनके पास वसाइल मौजूद है, ख़ाम तेल है, मुख्तलिफ, और यानी दे आर सम ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और साथ साथ अगर क़ुव्वत की बात भी कही जाए तो बड़ी तादाद में भी मौजूद हैं, यानी बिलियंस की तादाद में कहा जाता है कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त दुनिया में मौजूद है। लेकिन ये नंबर्स और ये रिसोर्सेज आर नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू पावर। हम अपने आप को हेल्पलेस और पावरलेस महसूस करते हैं आज भी वेस्टर्न पावर्स के सामने। ये आप बदलता हुआ देख रहे हैं, और इसकी वजह आप क्या गर्दानते हैं? क्या इसकी वजह यह है कि हम में यूनिटी नहीं है, हम बिखरे हुए हैं, हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो सेंट्रलाइज नहीं है, हम में एका नहीं है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? थैंक यू सिद्रा, और बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। और मैं इसमें आपको बताऊं, बिल्कुल हमारे पास जो है, जब हम बात करते हैं मुस्लिम ममालिक की, तो मुस्लिम ममालिक जो है
वो नेचुरल रिसोर्सेज से तो जो है वो लदे हुए हैं, मगर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो किस चीज पर इतराता है, वो अपनी टेक रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो इतराता है और खुद को ताकतवर समझता है कि हम दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं और सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने एक इस तरीके का जो है वो भरम कायम किया हुआ था कि जो हमसे टकराएगा वो बिल्कुल भी जो है वो निस्बो नाबूद हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन पहले पाकिस्तान ने और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान ने ये जो एक बबल था वेस्टर्न वर्ल्ड का उसको खत्म किया, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया का मामला आया तब भी जो है वो हमने देखा कि इसराइल इंडिया को जो है वो सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान की हुदूद में जो ड्रोन्स दाखिल हुए वो इसराइली ड्रोन्स थे, तो ये तस्वर किया जा रहा था भारत की जानिब से कि अगर हम इसराइली ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो कोई बड़े ताकतवर ड्रोन होंगे जो कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो उनको नाकाम बनाया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको नाकाम बनाया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि इसराइल जिस चीज का दावा करता है कि वो ताकतवर है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जंगी उसके पास जो सामान मौजूद है उसके हिसाब से, तो पाकिस्तान ने तमाम तर इसराइली ड्रोन्स जो भारत की जानिब से भेजे गए थे उनको गिराया। उसके बाद अब हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने जो तस्वुर किया गया था पूरी दुनिया की जानिब से कि भाई इसराइल के पास जो आयरन डोम मौजूद है वो कुछ भी जो है वो इसराइल का नहीं जो है वो कुछ खराबी कर सकता या किसी किस्म के कोई मिसाइल जो है वो इसराइल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन ईरान ने इसराइल की इस थ्योरी को और दुनिया के अंदर जो ये तासुर कायम था इसको ख़त्म किया और दिखाया कि इसराइल अगर दुनिया में किसी भी इस्लामी ममालिक के ऊपर हमला करता है और जब इस्लामी ममालिक उस पर रिटेलिएट करेंगे तो वो देख लिया पूरी दुनिया ने। हसन, ये अभी तक की सूरत हाल का आपने एक अच्छा जायज़ा लिया है, लेकिन बहरहाल जो आपने कहा कि टेक सुप्रीमेसी के अलावा जो मुख्तलिफ और हथियार वेस्टर्न पावर्स के साथ मौजूद हैं, एक तो देखें यूनिफाइड इंटरेस्ट होना एक बड़ी अहम बात होती है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की मिसाल देते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इकनॉमिक ब्लॉक नहीं है, यानी सिर्फ इक़्तिसादी तौर पर एक जैसा नहीं सोचते, बल्कि इनकी फ़ॉरेन पॉलिसीज़, इनकी पॉलिटिक्स भी एक जैसी होती है, यानी दुनिया के हवाले से जो उनका नज़रिया है वो एक है। जो हम बात कर रहे थे कि ठीक है, अगर हम छोटी जंगों की बात करें या एक तौर पे जिसको कहते हैं ना कि चढ़ाई की जाए, अगर आपको अटैक किया जाए, अगर आपकी सॉवरेंटी को नुकसान पहुंचाया जाए, तो यकीनन पाकिस्तान ने और अब हाल ही में हम जैसे देखते हैं कि ईरान ने उस पर रिटेलिएट किया है। लेकिन बहरहाल इक़्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर ये वेस्टर्न पावर्स अभी भी बहुत ताकतवर हैं, जहाँ ये आपको नुकसान पहुँचाती हैं और आपके इस इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर देती हैं, उसको कर्टेल कर देती हैं। अनम, ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी, इसके अंदर जो सियासी हिजान में मुब्तला कर दिया जाता है आनन फानन, इस वक्त भी देखें कि बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई इजराइल की तरफ से, जो हमेशा टारगेट करती है ईरान की लीडरशिप को, यानी वहाँ पे मौजूद मिलिट्री लीडरशिप को, वहाँ पे मौजूद पॉलिटिकल लीडरशिप को, वहाँ पे मौजूद थेरेटिकल लीडरशिप को। इसके अलावा उन्होंने जो वक्त चुना है उसमें हम देखते हैं कि लेबनान में भी, जॉर्डन में भी वो इस वक्त अपने सबसे ज़्यादा कमज़ोर तरीन वक्त पे मौजूद हैं। तो ये जो पूरी बिसात बिछाई जाती है उसमें मुख्तलिफ और इन्फ्लुएंसेस भी हैं। कैसे ताकतवर हो सकती है मुस्लिम उम्मा? सिद्रा, ये एक बहुत मुझे लगता है डीप पॉइंट आपने इस वक्त रेज़ किया है, क्योंकि हम ओवरऑल तो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जैसे हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि माइंड गेम्स के थ्रू भी की जा रही होती हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पावर की, और आज हम ये भी बात कर रहे हैं कि पावर का बाज़ औक़ात बल्कि ज़्यादातर गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें एक ये एलिमेंट भी हमें जहन में रखना होगा कि पावर सिर्फ वो नहीं है जो कि हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही है। बहुत बार लोग हिप्नोटिकली भी दुनिया भर में, और ये हो रहा है, लोगों को इस तरीके से इस तरह के हथकंडों से, इस तरह के ट्रैप से लोगों के माइंड्स को क्रैप किया जाता है, उन्हें एक तरीके से टैंगल किया जाता है कि ना चाहते हुए भी। आप देखिए कि अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मैं सोच में भी पड़ गई कि ये गुज़िश्ता 40 सालों से सिलसिला चल रहा है और इसका क्या ये कोई इसका ख़त्म होगा? तो उसका ख़त्म होने की बहुत सारी वजूहात बन सकती हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि हमें मिन हैसुल कौम मुसलमान होने के नाते ये भी समझना पड़ेगा कि हम शऊरी तौर पर क्या अभी भी अवेकन हुए हैं। वो जो इनलाइटमेंट हमें ज़रूरी है हम सब के लिए, अब ज़रूरी है कि बिल्कुल हम
टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आगे हों, हमारे पास बहुत अच्छा बहुत लेटेस्ट असला भी हो, हमारे पास एजुकेशन भी हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा, जैसे हम कहते हैं ना, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स जब आता है तो वो आपके शऊर से बेदार होता है। और मुसलमानों को जो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़बरदस्त, जी बहुत शुक्रिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस वाली चीज़ पर सिद्रा हम काम बहुत कम कर रहे हैं, जब हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जहनों के साथ हमारी जहन साजी क्या की जा रही है इन तमाम चीज़ों के पसे पर्दा, मुझे ये महसूस होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके कुछ और आपके सामने पावर एंड इन्फ्लुएंस के कुछ अहम नकात रखेंगे। एक जो कल मेरी नज़र से गुजरा, आपको जानकर ये हैरत होगी कि पाकिस्तान के जो बेस्ट स्कूल्स हैं जहाँ पे ओ लेवल्स एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे 6ठी जमात के बाद या 7वीं जमात के बाद उर्दू का जो निसाब है वो सिर्फ़ और सिर्फ फंक्शनल कर दिया जाता है, यानी उर्दू ज़बान को सिर्फ आपको उसकी ग्रामर बताई जाती है, अल्फाज और तफ़हीम के बारे में बताया जाता है, लेकिन जो लिटरेचर था, जो हमारा असासा है, जो हमारे नज़रियात और ख़यालात हैं, उससे स्टूडेंट्स को एक तरह से दूर कर दिया गया है। ना आप उनको फ़लसफ़ा दे रहे हैं, यानी देखिए 7वीं जमात तक बच्चे को उर्दू का जुमला बनाना तो आ जाएगा, लेकिन अच्छा जुमला वो ख़यालात के ज़रिए ही बना सकता है, अच्छा जुमला वो वोकैबुलरी के ज़रिए ही बना सकता है, या उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद हो। लेकिन इन सब चीज़ों से अगर उनको दूर किया जा रहा है तो ये किसकी आइडियोलॉजी है? हु हैज़ टॉट अस दैट पावर ओनली कम्स फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश एंड बीइंग एबल टू स्पीक इन इंग्लिश? ये एक और इसका एंगल निकलता है, विच आई थिंक वाज रिलेटिंग टू माय सब्जेक्ट टुडे। आप बचपन से एक कहावत सुन रहे हैं, द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, यानी आपका कलम आपकी तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। और इसकी वजह यह है क्योंकि कलम से आप अपने ख़यालात लिख सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते अपने ख़यालात के ऊपर, अपने फ़लसफ़े के ऊपर, अपने नज़रिए के ऊपर, तो आपको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है। यही वजह है कि हुक्म इलाही भी एक किताब की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है, जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने ज़िम्मे ली है। ऑन दी अदर हैंड, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि इसी फ़लसफ़े को, इसी नज़रिए को कमज़ोर करने के लिए इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं, जो लिखना पढ़ना जिनको सीखना आना चाहिए, वो स्कूल नहीं जाते। और जो आपके बेहतरीन स्कूल हैं वो अनफॉर्चुनेटली यही आपको फ़िलासफ़ीज़, फ़लसफ़े, देखिए इल्म किसी भी ज़बान में हो आप उसको हासिल कर सकते हैं, लेकिन यकीनन जो आपके अपने नज़रिए, अपने फ़लसफ़े हैं, जो आपके अपने राइटर्स और थिंकर्स की काविशें रही हैं, उसको जानना चाहिए। क्या वजह है कि पाकिस्तान के एलीट स्कूल्स में फ़ैज़ को, जालिब को, अल्लामा इकबाल को, गालिब को नहीं पढ़ाया जाता, जबकि इट इज़ अ नोन फैक्ट कि दिस इज़ नॉट जस्ट लिटरेचर, दिस इज़ द फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ। ऑन द अदर हैंड, कुछ और मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बड़ी शॉकिंग चीज़ जो इस वक्त नज़र के सामने से गुजर रही है कि हम समझते हैं कि सिर्फ नेतन्याहू या इजराइल की सियासत इस पूरे हिस्से पे गलबा हासिल करना चाहती है, लेकिन जब ये चीज़ें अनचेक्ड होती हैं, किस तेज़ी से ये किसी कौम को रेडिकलाइज करती हैं, इसकी एक ज़रा सी जो आपको कहना चाहिए कि शक्ल हाल ही में होने वाले एक सर्वे में नज़र आती है। इजराइल में कंडक्ट किया जाने वाला ये सर्वे, उसमें कहा जाता है कि 83% यानी 80% से ज़्यादा इजराइली ये समझते हैं कि उनका गलबा हासिल करना इस खत्ते में ज़रूरी है और उनको गज़ा को फ़लस्तीनियों से निजात देनी है और वहाँ से उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है। यही नहीं, जो भी ये ग्रेटर इजराइल या इजराइली टेरिटरी में भी जो रहने वाले वहाँ पे नॉन जूज़ हैं, उनके बारे में भी इनका तसव्वुर यही है कि वहाँ पे मौजूद पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस और पैलेस्टीनियन मुसलमानों से इस जगह को उन्होंने पाक करना है। दिस इज़ व्हाट अनचेक्ड पावर डज, यानी जहाँ पे आपको लगता है कि ये आपका एक सॉवरन राइट बन चुका है कि आप अपने तरीक़ा ज़िंदगी को उसकी तक़लीद करें और लोगों पे हावी हों, मुसल्लत हों, तो ये कुछ होता है जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। आइए ज़रा पैनल की तरफ इस सवाल को लेके आती हूँ। डॉक्टर आरिफ, आप क्या समझते हैं? क्या पर्सनली मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, जंग लड़ने के लिए या एक मजबूत कौम और रियासत बनने के लिए दौलत, रिसोर्सेज, इक़्तिसादी हम आहंगी और कामयाबी की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे भी बढ़कर आपका हौसला, आपका फ़लसफ़ा और आपका नज़रिया बहुत अहम होता है। ये जो पावर का सरचश्मा है वो अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत वीक नज़र आता है विद इन द कंट्री भी एंड विद इन द मुस्लिम उम्मा भी। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हम गुज़िश्ता 1000 साल की सबसे ख़तरनाक तरीन जंग लड़ रहे हैं। उसकी वजह है कि हमेशा जंगों में औरतों को, बच्चों को और गैर हरबी अफराद को माफ़ी दे दी जाती थी, मगर ये जंग दुश्मन ने हमें फ़ज़ाओं में आज़मा लिया, पानियों में आज़मा लिया, ज़मीन पर आज़मा लिया। जब वो हर जगह नाकाम हुआ तो उसने फ़ैसला किया कि मैदान जंग बदला जाए।
और ये मैदान जंग अब हमारी औरतें और हमारे बच्चे हैं। अब ये जंग कल्बो नज़र की जंग बन चुकी है। इस जंग में हमारे दानिशगर्द, मैं दानिश पर लफ्ज़ नहीं बोल रहा, हमारे दानिशगर्द और हमारे सियासतदान उनके आलाकार बन जाते हैं। आपने कहा कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, मगर अवाम के जो सरखेल हैं जब वो उनके लिए काम कर रहे हों तो मामला बदल जाते हैं। सिलेबस बदला गया, रोल मॉडल्स बदल दिए गए, कोई ना कोई एंकर, इन्फ्लुएंसर या कोई दानिशगर्द हमारे रोल मॉडल्स के ऊपर कीचड़ उछालता है। कोई महमूद गजनवी को डाकू कहता है, कोई मोहम्मद बिन कासिम को, कोई तारिक बिन ज़ियाद को डाकू कह के बुलाता है। हमें अपनी तारीख से काटा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि हमें अपनी तारीख पर शर्मिंदा होना चाहिए। हमें कमज़ोरी, बेबसी, बुज़दिली और सर झुकाकर जीने का दर्स दिया जा रहा है। मगरबी अक़वाम का फ़लसफ़ा अमन उनके फ़लसफ़े के मुताबिक पढ़ाया जा रहा है कि अगर तुम सर झुका के जियोगे, तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान मिलता जाएगा, तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाएंगी, तुम्हें लड़ने की क्या ज़रूरत है। अब खुद सोचिए कि जब किसी कौम के कल्बो नज़र तस्खीर कर लिए तो दुश्मन को गोले और बारूद के साथ आपको पता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके ऊपर मोर देन 5 डेकेड्स के साथ काम किया गया, हमारे सिलेबस के ऊपर, हमारे मीडिया में मौजूद लोगों के ऊपर, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर और दानिशगर्दों के ऊपर। इन लोगों ने अपनी सोशल प्रोफाइलिंग, अपनी स्क्रीन वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए लोगों के जहनों में जहर के बीज बोए। उन्हें अपने इदारों से, अपने मुल्क से, अपनी अक़दार से, अपनी वैल्यूज से काट दिया गया। यही वजह है कि आज हमारे लोग यहाँ रहते हुए भी मगरिब की वो दुनिया देखते हैं जिन्हें जन्नत अर्जी कहकर, दिखाकर इन्हें पेश किया जाता है कि वही जन्नत है। हालांकि अगर ये लोग कभी उस जगह जाकर देखें तो इन्हें अंदाज़ा हो कि वो जन्नत अर्जी नहीं, वो जहन्नुम की हकीकी तस्वीर बन चुकी है इस वक्त। वहाँ पे माली मामलात क्या हैं, अखलाकी मामलात क्या हैं, रोज़गार के मामलात क्या हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या हैं, यहाँ बताई कुछ और जाती है। मैं वहाँ जाता हूँ, आप वहाँ जाती हैं, आपको उनकी एक्चुअल सिचुएशन का और तरह से अंदाज़ा है मगर यहाँ के लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे। इस सब के लिए आपकी माइंड साइंसेस एक्सपर्ट ने हिप्नोसिस का जिक्र किया था, तो ये प्रोपेगेंडा वारफेयर, देखें जिसे आप 5th जनरेशन वारफेयर कहते हैं, उसी को साइकोलॉजिकल वारफेयर कहा जाता है और उसी को डर्टी वारफेयर कहा जाता है। इसके ज़रिए कल्बो नज़र को तस्खीर किया जाता है और इस मामले में हम इसे काउंटर करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ लोग जागने लग गए। बैरून ममालिक में तो बाकायदा साइको ऐप्स बनाई जाती हैं, साई ऐप्स, जिसमें साइकोलॉजिकल वारफेयर के बाकायदा यूनिट्स बनाए जाते हैं कि कैसे आपने लड़ना है और दुश्मन के हमले को काउंटर कैसे करना है। हमारे यहाँ इन सब्जेक्ट्स का इल्म ही नहीं है किसी को कि इनके ज़रिए लोगों के जहनों में कैसे पेनिट्रेट किया जा सकता है, मैसेज को हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है, मैसेज की ओपिनियन को कैसे बदला जा सकता है, मैसेज को अपने ही इदारों के खिलाफ कैसे खड़ा किया जा सकता है। तो आई थिंक कि हमारा सिलेबस, हमारे दानिश्वर अगर वो दानिशगर्द ना बने, दानिश्वर बन जाएं और हमारे इन्फ्लुएंसर्स अगर ये लोग जुड़ जाएं तो इस उम्मत को दोबारा से जस्ते वाहिद बनाना कतअन कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ। हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, वापस आएंगे तो अपने बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करेंगे। ये बात बड़ी अहम है और ख़ास तौर पे अगर इसको मैं हॉलीवुड की नज़र से ही आपको समझाऊं, अगर आपने हाल ही जो मूवी आई है मिशन इम्पॉसिबल, आई डू रिकमेंड, प्लीज़ वॉच इट। इट विल गिव यू अ फ्लेवर ऑफ व्हाट दिस AI एंड दिस टेक वॉर, जिसको 5G वॉर भी कहा जाता है, कि किस तरह आपके ख्यालात आपके दुनिया के नज़रिए को बदल रहा है। उसके अंदर जिसको हमारे यहाँ भी अक्सर डिबेट किया जाता है कि दज्जाली निज़ाम है क्या। दज्जाली निज़ाम को अगर देखते हुए आप उसको एक एंटिटी कहें तो उन्होंने कहा यू आर लिविंग इन दी एंटिटीज़ रियलिटी नाउ। आपके इर्द गिर्द जो दुनिया आपको दिखाई जा रही है, जो फ़रेब बोया जा रहा है, जो आँखों का धोखा आपके सामने है, आप उस पर यकीन किए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन इस यकीन को आपको चैलेंज करना पड़ेगा, इस रियलिटी को आपको चैलेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ मैस हिप्नोसिस। इस पे बात करते हैं जी। एक मैंने बड़ी रिफ्रेशिंग चीज़ देखी, 2 ख़वातीन की आपस में लड़ाई हुई। वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर, द अदर ऑल्सो हैज़ क्वाइट अ बिट ऑफ इन्फ्लुएंस। उनके कंटेंट को क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इनका कंटेंट देखें, जिसके जवाब में उन्होंने कहा हु केयर्स, बिकॉज ये खातून बहुत ज़्यादा प्रोपगेट करती हैं, शी टॉक्स a lot about the Palestinian issue। लेकिन उसके बाद जब इस मामले को लोगों ने देखा और सुना तो उनके हामियों ने जो क्रिटिक करने वाली खातून थी उनको अटैक करना, उनको डेथ थ्रेट्स देना शुरू की, जिसके जवाब में अगेन शी हैड टू ट्वीट एंड सेड कि हमारे डिफरेंसेस
डिफरेंसेस थे, लेकिन हमने उनको रिजॉल्व करने के लिए वी बोथ चूजिंग द पाथ ऑफ काइंडनेस. सो बिफोर वी एंड एंड क्लोज द कॉन्वर्जेशन टुडे, मैं हसन से और अनम से यही सवाल करना चाहूँगी कि क्या इस पावर के नशे में, क्या हमने किसी पे गलबा हासिल करना है, मुसल्लत होना है, उनको कंट्रोल करना है, इसमें कोई गुंजाइश काइंडनेस की, अच्छाई की, नरमी की बनती है? जी अनम. सिद्रा, मुझे आपकी बात से यहाँ 1940 का चार्ली चैपलिन का एक क्लिप याद आ गया जो अचानक से मुझे याद आया. वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिसमें उन्होंने बड़ा प्यारा सा मैसेज दिया है कि मुझे एम्पावरमेंट नहीं चाहिए. मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एम्परर बनूँ. मैं ये चाहता हूँ कि मैं ले मैन बन के मासेस की मदद करूँ, हेल्पफुल रहूँ, काइंड रहूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ. और इंसान को चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा हो, किसी भी जगह, किसी भी ख़ित्ते में हो, ये नहीं भूलना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान है. और इंसान होने के नाते काइंडनेस, हेल्पफुलनेस की तमाम जेस्चर्स जो हैं ये ज़रूरी हैं आपके लिए, वरना फिर आप, मुझे नहीं लगता कि आप इंसान कहलाने के काबिल हैं. एक छोटी सी बात सिद्रा बस और ऐड करूँगी, जो आरिफ साहब ने बहुत अच्छी बात कही. मुझे सिर्फ एक चीज़ महसूस होती है कि इसमें सिर्फ हमें एक रोशनी ज़रूर नज़र आती है. हम लोगों ने, या हमसे यहाँ मुराद स्पेशली मुस्लिम उम्मा की है, कि हमने शायद अपनी हिस्ट्री को पढ़ना ख़त्म कर दिया, इंसाइक्लोपीडिया पर जाना ख़त्म कर दिया, रिसर्च करना ख़त्म कर दी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अनफॉर्चुनेटली अगर सिलेबस में ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, तो वो लोग जो कि मीडिया से रिलेटेड हैं, वो लोग जो कि कहीं ना कहीं आपको प्रीच करते हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी फिर ये ज़िम्मेदारी बनती है अपने ओन पर कि वो मासेस को कलेक्टिवली एटलीस्ट उस तरफ तो ज़रूर लेकर आएँ कि जिसमें हम जाकर देखें, अपनी हिस्ट्री को जाकर पढ़ें, अपनी रिसर्च को ज़रा सी और मजबूती दें. तो हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि अगर ये कहने में मुझे कोई भी कबाहत नहीं है कि जिस तरीके से मुसलमानों ने, आज की बात नहीं हो रही, हम तो सिर्फ आज की जंग को देख रहे हैं, अगर हम हिस्ट्री में चले जाते हैं तो उससे बहुत ऐसी बड़ी बड़ी जंगों को फतह भी किया गया. और जहाँ पर हम हिप्नोसिस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हर तरीके से मुसलमानों को फतह हुई है. लेकिन उसके लिए अल्लाह ने भी कहा है, किताब में भी आया है कि आपने अपने शऊर का इस्तेमाल करना है. और शऊर के इस्तेमाल की पहली सीढ़ी ये है कि आपने इल्म हासिल करते रहना है, पढ़ते रहना है, रिसर्च अपनी जारी रखनी है, ताकि आपको हिम्मत भी मिलती है और आपको पता हो. नॉलेज सोसाइटी कि जो आप मुसलमानों के उरूज का भी यहाँ पे जिक्र कर रही हैं, तब हमने एग्जैक्टली यही किया था कि कुरान हकीम से और अपनी मेहनत से, अपने रिसर्च के ज़रिए हमने बुनियाद रखी दुनिया की हर साइंस की. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी फॉरगॉट दैट पार्ट. हसन, फाइनल कमेंट्स के लिए आपके पास आएंगे कि क्या वाकई पावर जो आती है वो नॉलेज से आती है, तदब्बुर से आती है, ताकि आप सोचें इन चीज़ों के ऊपर, थोड़ा सा रिसर्च करें, एंड दैट इज़ द ओनली वे आउट? जी हसन. देखिए, असल ताकत की अगर हम बात करें सिदरा, तो नरमी, इंसाफ और जिम्मेदारी से पेश आना, ये असल ताकत है. और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो ताकत है वो सबसे ज़्यादा इंसाफ के अंदर है. और पूरी दुनिया जो है, और दुनिया में जो बसने वाले लोग हैं, वो इंसाफ की तरफ जो है वो निगाहें टिकाए बैठे हैं. और वो मुंतज़िर हैं कि वो जहाँ पर भी रह रहे हैं उनको इंसाफ मुहैया हो. और इंसाफ मिल जाना ही असल ताकत है. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से दुनिया का निज़ाम चल रहा है, और जैसे दीगर ममालिक जो है वो अपने आप को ताकतवर तस्वर करते हैं, तो एक मैं बड़ी अच्छी अक्सर बात सुनता था जब मैं एमक्यूएम की बीट कवर किया करता था और मैं जाता था वहाँ पर, तो वहाँ पर एक बड़ा बैनर लगा हुआ होता था. वो एक अलग बात है, उन्होंने खुद उस पर अमल नहीं किया. उसमें वो कहते थे कि ताकत को खुदा का अतिया समझो, उसको हासिल करके खुद को खुदा ना समझो. तो कोट बड़ा अच्छा लगता था मुझे, और उस चीज़ को मैं आपके सामने रख कि यही पूरी दुनिया के अंदर है कि जिसके पास ताकत होती है और जो अपने आप को ताकतवर समझ रहा होता है, वो अपने आप को खुदा समझने लग जाता है. और वो समझता है कि ये ताकत जो है वो उसके पास ताहयात रहेगी, लेकिन वो भूल जाता है कि ताकत का जो असल मालिक है, जो वारिस है, वो सिर्फ खुदा की ज़ात है. और लोगों के साथ जब आप बुराई करते हैं और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, तो उसका सामना जो है वो आपको भी करना पड़ता है और आपकी आने वाली नस्लों को भी करना पड़ता है. और
यानी वो 10 फोल्ड चीज़ें मल्टीप्लाई होके वापस आती हैं। हर उरूज को जवाल है। जब भी आप अपने आप को ताकत के नशे में समझें, चाहे वो एक बड़े माइक्रो लेवल पे हो या रियासती लेवल पे हो, किसी ताकतवर हुक्मरान के ज़रिए से हो, आपको ये समझ लेना चाहिए कि मे बी थ्रू वेरियस मेथड्स, बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। दुनिया भर में ऐसी डिक्टेटरशिप्स मौजूद हैं जिन्होंने कई दहाइयाँ, कई साल और कभी कभी कई सदियाँ भी हुकूमत की है, लेकिन हर उरूज को जवाल होता है और जुल्म की जो रियासत होती है वो कायम नहीं रहती। इसी के साथ तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।